एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में। 30 मिनट बचे हैं सिर्फ। जी हां, आधे घंटे बाद सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के जहां वोटों की गिनती अब से आधे घंटे बाद 8 बजे से शुरू होनी है। रुझान जैसे ही सामने आएंगे, सबसे पहले आप इस वक्त की जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है उसी टैली में आपको हम दिखाएंगे कि किस राज्य के रुझान किस तरीके के हैं। और शुरुआती 1, 2, 3 घंटे के जो रुझान होंगे उनसे ये साफ हो जाएगा कि किस राज्य में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने जा रही है। आज का दिन बेहद खास। 5 राज्यों के तकरीबन 800 से ज्यादा 825 विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजे आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पौंडीचेरी के चुनावी नतीजे आ जा रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि सवाल हर किसी के जहन में यही है कि क्या खेला होगा पश्चिम बंगाल में या परिवर्तन होगा विकास के दावे के साथ। असम में किसकी सरकार होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी असम में, या कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी 5 साल के इंतजार के बाद? और दक्षिण के 3 राज्य जहां पर 400 से ज्यादा विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, वहां पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कौन सा गठबंधन आगे होगा? हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। न्यूज नेशन के एडिटर इन चीफ वरिष्ठ पत्रकार मनोज गैरोला जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ कोलकाता से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हैं, चेन्नई से हमारे सहयोगी श्री प्रपंच हैं और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया। रवि, पॉलिटिकल पार्टी खासकर बीजेपी किस तरीके से आज के दिन को देख रही है? क्या कुछ रणनीति है? और चूंकि आप दिल्ली में हैं, चुनाव आयोग के लिए भी चुनौती और दबाव कहीं ज्यादा मॉनिटरिंग को लेकर? भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली में आज लॉकडाउन है और यही वजह है कि जो बीजेपी का मुख्यालय है जिसके बाहर मैं खड़ा हूँ, ये मुख्यालय आज बंद है। यहाँ पे किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन भी है। और दूसरी तरफ जिस तरह चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से आदेश जारी किया और कहा था कि किसी भी तरह का कोई विजयी जुलूस नहीं निकलेगा, तो इसका असर यहाँ दिखता हुआ दिख रहा है। दूसरी सबसे अहम बात कही जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है पश्चिम बंगाल से, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा ताकत बीजेपी में लगाई थी, चाहे प्रधानमंत्री की रैली हो, गृहमंत्री की रैली हो या तमाम बड़े नेता, या पूरी ताकत जो बीजेपी की इस बार थी पश्चिम बंगाल में लगी थी। तो जरूर कहा सकता है कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी को काफ़ी उम्मीदें हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो इस वक्त फिलहाल चूँकि दिल्ली में लॉकडाउन है, चुनाव आयोग की तरफ से जो आदेश पारित किया गया तो उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। किसी भी तरह की किसी को अंदर एंट्री नहीं है। अगर बाहर की बात करें, चूँकि अंदर एंट्री नहीं तो बाहर खड़े हैं, इंतजार किया जा रहा है कि 8 बजे का जब नतीजे आएंगे उसके बाद इनका क्या रुख होता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो ये जरूर कहा, बीजेपी की अगर बात करें तो जरूर कहा सकता है उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें पश्चिम बंगाल जरूर है। असम में चूंकि उनकी पिछली बार सरकार रही है तो ऐसे में वो ये मान के चल रहे हैं कि असम में उनका जो परफॉर्मेंस है उसको रिपीट कर सकते हैं, ऐसा बीजेपी के सूत्रों का मानना है। तो 2 बड़े राज्य हैं, असम की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, उन दोनों को लेकर वो ये मान के चल रहे हैं कि वहाँ के जो नतीजे होंगे वो बीजेपी के पक्ष में होंगे। लेकिन इसका असर दिल्ली की अगर बात करें, चूँकि दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो जिस कारण से दिल्ली में लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, तो उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। किसी भी तरह की कोई भीड़ भाड़ नहीं है, मुख्यालय बंद है पूरी तरह से, और ये कहा गया है कि जो भी नतीजे आएंगे उसका तो ऑनलाइन उस पर बात करेंगे जो भी नेता होंगे। जी ठीक है, तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी करेगी। चुनावी नतीजों के दरमियान कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर बात ही नहीं करेंगे। आज अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग स्टैंड के साथ सामने आ रहे हैं। लेकिन मनोज सर, जो बात अब से कुछ देर पहले धीरेन्द्र पुंडीर कह रहे थे कि देखिए पश्चिम बंगाल में तकरीबन 1100 बूथ हैं जहां पर आज काउंटिंग होनी है, वोट गिने जाने हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड गाइडलाइन का पालन उन 1100 बूथ पर ईमानदारी से हो सकेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको लगता है कि जिला अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर यह सुनिश्चित करना, दबाव उसके ऊपर भी कहीं ज्यादा होगा, खासकर कोर्ट की सख्ती के बाद? हाँ, देखिए ऐसा है कि जब हाई कोर्ट ने लास्ट टाइम जब ये ऑर्डर इशू किए थे, बंगाल का ही कोर्ट था, तो उन्होंने वहाँ के जो डीएम है, डीएम के ऊपर ही सारी जिम्मेवारी डाली थी कि भैया कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना आपकी जिम्मेवारी है। तो ये तो देखिए इलेक्शन के टाइम की बात थी, जिस समय की भीड़ बहुत ज्यादा होती है, रैली निकलती है। अगर स्टेट की चीफ मिनिस्टर ही बहुत बड़ी रैली निकाले जिसमें लोग हैं, या देश का होम मिनिस्टर रैली निकाले जिसमें कि बहुत बड़ी भीड़ है, तो ऐसे में डीएम का रोल थोड़ा कम हो जाता है और नेचुरली वो वहां जाकर उसको तो उतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो उस रैली को रोके। ये पॉलिटिकल पार्टी की भी एक जिम्मेवारी बनती है। सेंटर ये इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी कि जब उसको मालूम चला था या जब वो देख रहे थे कि इस तरह के गाइडलाइंस को फ्लाउट कर रहे हैं, तो उसी समय उनको एक्शन लेना चाहिए था। और अनुराग, इस इलेक्शन में आपने एक चीज और देखी होगी कि हम लोग पेंडेमिक के बीच में हैं।
फरवरी में जिस समय ये इलेक्शन अनाउंस हुए थे, मेरे ख्याल से कोड ऑफ कंडक्ट जो लगा था, अनाउंसमेंट था, जी। ये 22 फरवरी को आया था। तो उस समय कोरोना के केसेस कंपैरेटिवली कम हो गए थे, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 14-15 हजार के करीब केस थे। लेकिन उसके बाद से सेकंड वेव बढ़नी शुरू हो गई। हम पेंडेमिक के बीच में थे। आपने इतने इलेक्शन स्पीच सुनी होंगी, हमारे रिपोर्टर्स ने सबने इतनी इलेक्शन स्पीच कवर करी, लेकिन हमारे यहाँ के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी नेता ने या कहीं किसी ने भी ये नहीं बोला कि हम लोग हेल्थ सेक्टर के लिए ये काम करेंगे। फैक्ट ये है कि आज की डेट में हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, वो संसार के सबसे गरीब देश हैं, उनमें जो हेल्थ सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ जी, वो हेल्थ सिस्टम गरीब देशों के से भी बहुत कम है। जो हमारा जो इंडेक्स, जो यूनाइटेड नेशंस जो अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है, उसमें एक सिंपल सा डेटा है कि हर 10,000 लोगों के बीच हमारे पास सिर्फ 8 बेड हैं, बिल्कुल, और जो कि हमारा नंबर संसार में 155 आता है 167 में से। लेकिन तो भी इस इलेक्शन में हेल्थ हमारे को भी कोई इशू ही नहीं बना। इस इलेक्शन में नहीं, पहले के इलेक्शन में, चाहे स्टेट इलेक्शन हो चाहे सेंटर का इलेक्शन हो, तो अब वो समय आ गया है कि जब वोटर को या एक आम नागरिक को बोलना चाहिए कि भैया हेल्थ सर्विसेज हमें चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसी चीज हैं जिसमें हमारे देश में पैसा ही खर्च नहीं होता सरकार ने कि, और ये दो चीज ऐसे हैं जिसमें 100% जिम्मेवारी सरकार की होती है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम में 100% जिम्मेवारी सरकार की होती है। ये सबसे बड़ा इलेक्शन इशू होना चाहिए था। आपको ध्यान होगा कि अमेरिका में जो भी इलेक्शन होता है, ओबामा के टाइम का आपको ध्यान होगा, इलेक्शन जो वो जीता तो एक बेसिकली हेल्थ पॉलिसी के दम पर वो जी, वो जो ओबामा केयर ही एक बड़ा मुद्दा था, सही कह रहे हैं। ओबामा केयर, हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा वही था। पूरा का पूरा इलेक्शन, जो इतना बड़ा देश है, सबसे अमीर देश में इलेक्शन का पूरा फोकस पॉइंट वही था जी। और हमारे यहाँ पेंडेमिक में जबकि इतने लोग मर चुके हैं और कंट्रोल से बाहर की चीज है, उसके बावजूद भी ये कोई इलेक्शन का इशू ही नहीं है। मेरे ख्याल से तो अब ये जिम्मेवारी हर नागरिक को समझनी पड़ेगी और ये हमें डिमांड करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बुनियादी मुद्दा, बुनियादी हक जो हर नागरिक का है, उस पर बात कब होगी, उस पर चुनाव कब लड़ा जाएगा। तापस सेन गुप्ता हमारे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति को कवर किया है। तापस, आप सुन रहे थे अभी मनोज सर को, बड़ी अहम बात यहां पर वो कह रहे थे कि स्टेट का सब्जेक्ट है बुनियादी तौर पर हेल्थ, और हेल्थ के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हुए नहीं नजर आती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। पश्चिम बंगाल का अगर मैं बात करूं, सरकारी आंकड़ा है अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच राज्यसभा में मंत्री ने जवाब दिया और बताया कि किस किस राज्य ने क्या तैयारी की पूरे देश में कोरोना से निपटने के लिए। जब ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड 95,000 बनाए गए थे इन 9 महीनों में, तो पश्चिम बंगाल में बने थे केवल 1,000 या अधिकतम 1200। 95,000 के मुकाबले 1000 बेड बन रहे हैं उस स्टेट में जहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या वाकई आपको लगता है कि हेल्थ पश्चिम बंगाल में भी बड़ा मुद्दा नहीं रहा? जी देखिए, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें इस बार के चुनाव में आखिरी 2 फेजेज, या मैं कहूँ कि आखिरी 3 फेजेज जो है 5वें चरण से लेकर 8वें चरण तक, इन 3 फेजेज में हेल्थ सेक्टर खासकर एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी अगर आप मतदान की बात करें तो। क्योंकि अगर आप भारत की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर, जैसा मनोज जी कह रहे थे, एक टर्शियरी सेक्टर माना जाता है। और कभी भी हेल्थ सेक्टर या पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन पर कभी भी चर्चा नहीं हुआ, कभी भी ये प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रहा है। लेकिन अब लोग ये सवाल उठाना शुरू किए। कल जब मिनी लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम अलग अलग जगहों पर गए, लोगों से बातचीत कर रहे थे। लोग सवाल पूछ रहे कि हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, खासकर राज्य सरकार, इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स वो बनाए हैं अलग अलग जगहों, अलग अलग जिलों में, और काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन क्यों इन बेड्स की किल्लत देखने को मिल रही है? हालांकि ऑक्सीजन की कमी अभी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन लोग सवाल उठा रहे कि हेल्थ और एजुकेशन, अब अगर हम कोरोना से निपट भी लेते तो आगे जाकर जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, इनके लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार की पॉलिसी क्या होंगे, क्या उनका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर कभी कोई बातचीत नहीं कर रहा है। तो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पिछले 3 फेजेस की बात की जाए तो इन 3 फेजेस में काफी महत्वपूर्ण होगा अगर मतदान की बात की जाए तो। ठीक है, तो तापस सेन गुप्ता को लगता है कि पश्चिम बंगाल में हेल्थ एक बड़ा मुद्दा रहा है आखिरी 3 चरणों में। क्या धीरेन्द्र पुंडीर, जिन्होंने लगातार पश्चिम बंगाल को कवर किया है, क्या वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? समझेंगे उनसे, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। तो 5 राज्यों में आपका फैसला क्या रहने जा रहा है? बहुत कम वक्त बचा है। जी हां, 8 बजे से चुनावी रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बड़ी कवरेज न्यूज नेशन की लगातार जारी है, लेकिन एक अहम सवाल जो इस वक्त यहां पर उठ रहा है वो ये कि क्या इन राज्यों में, खासकर पश्चिम बंगाल में, स्वास्थ्य कोई बड़ा मुद्दा रहा है? धीरेन्द्र पुंडीर आपने सुना, मनोज सर को आपने सुना, तापस को,
क्या वाकई हेल्थ एक बड़ा मुद्दा नजर आया तब, जबकि 8वें चरण में तो 7वें चरण के मुकाबले और ज्यादा वोट डले? क्या ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हेल्थ मुद्दे को ध्यान में रखकर हो रही थी? देखिए, हेल्थ मुद्दे को हम तब कह सकते थे कि जब वो किसी नेता ने उसको एड्रेस किया हो, या कहीं उस पर कोई अपने उसमें जो स्पीच है उसमें ये कहा हो कि वो क्या करेंगे, क्या बदलाव लाएंगे। ये पूरा मुद्दा, पूरा का पूरा चुनाव अगर लास्ट के फेज की बात करते हैं तो उसमें एक डर था। डर सिर्फ इस बात का था कि अगर कोरोना जिस तरह फैल रहा है तो उसमें कुछ शहरों में वोट जरूर कम हुआ। इसके अलावा कोई डर इस तरह का नहीं था कि जैसे ये डर उसको हेल्थ के मुद्दे से जोड़ रहा हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं दिख रही थी। कहीं किसी ने हॉस्पिटल्स पे बात नहीं की, कहीं किसी ने डॉक्टर के कितने हैं, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, जनसंख्या के आधार पर उसका औसत कितना है, या हॉस्पिटल्स में क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ कहाँ, जबकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कहीं कहीं दिक्कतें भी बहुत हैं, लेकिन उस पर कोई बात करता हुआ नहीं दिखा। मुझे नहीं लगता कि हेल्थ यहाँ आखिरी के फेज़ में भी कोई मुद्दा रहा है। हाँ, इस तरह का ज़रूर था कि अगर वो लोग जो पार्टी सत्ता में अगर वो जीत के आई तो पार्टी के आधार पर लोगों को दवाइयाँ, बेड, हॉस्पिटल्स की एंट्री, ये सब मिलेगी, या दूसरी तरफ उन लोगों का ये कहना था कि हम लोगों को एक प्रॉपर जो फेयर ट्रीटमेंट है वो नहीं मिल पाएगा, यानी एंट्री से लेके तमाम चीज़ों पर पार्टी कब्जा करती है, इसीलिए हम उसके खिलाफ वोट दे रहे हैं। जो खिलाफ देने वाले थे और जो हक में थे वो ज़रूर कहते दिख रहे थे कि नहीं, कोरोना के से निपटने के इंतज़ाम है, लेकिन किसी से अगर उनसे भी बात करते तो उनके जहन में चिकित्सा या हेल्थ कोई मुद्दा था ही नहीं। और मुझे लगता है इतनी गंभीरता से अभी तक किसी भी मतदाताओं ने किसी भी राज्य में इतने लंबे चुनाव में हमने देखा है कि कभी इस पर कभी गंभीरता से ध्यान दिया ही नहीं। ये पहली बार है जब ऐसे पैंडेमिक में बिल्कुल बेहद अहम बात धीरेन्द्र पुनिर आप कह रहे हैं। लेकिन मनोज सर, लेकिन इन सब के बीच देखिए, चुनाव आयोग ने कह दिया कि हम कोविड गाइडलाइंस के तहत ही काउंटिंग करवाएंगे, हर किसी का आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट आनी चाहिए, तभी एंट्री होगी। सर, सोशल मीडिया में लगातार बहुत सारी ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जहां पर हजारों की संख्या में जो तमाम कर्मचारी हैं या वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं जिनको जाना है पोलिंग बूथ पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, वो अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा रहे हैं, और उन तमाम सेंटर्स पर कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कंधे से कंधा मिलाकर लोग आरटीपीसीआर कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आपको लगता है कि हालात सुधर रहे हैं, हालात और बिगड़ सकते हैं? देखिए, अगर डायरेक्शन तो कोई कुछ भी निकाल दे, अगर वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हालत और ज्यादा खराब होंगे। यहाँ एक डायरेक्शन तो निकल गया कि भाई ठीक है, आपको आरटीपीसीआर का टेस्ट कराना है, लेकिन जिस समय टेस्ट कराने ने अगर कोई जाता है और उस समय ही अगर उसको कोरोना हो जाए इतनी भीड़ में, तो ये तो मतलब इससे तो कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। और बल्कि इसका तो एक बड़ा डर ये भी है कि अगर किसी ने टेस्ट कराया, टेस्ट कराने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, लेकिन बाहर भीड़ में आते आते ही उसको कोरोना हो गया, तो ये तो समझ नहीं आता कि इस तरह के डायरेक्शन देने का, अगर डायरेक्शन दिया है तो ये स्टेट गवर्नमेंट की या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो ठीक से वो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हो। इलेक्शन कमीशन यहाँ बैठकर तो सब काम कर नहीं सकता, वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी की इस बात की जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल, तो ये स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जो लगातार तस्वीरें सामने आती रही हैं, रवि सिसोदिया, आपको लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी कि आरटीपीसीआर लोगों का हो जाए सोशल गाइडलाइंस का पालन करते हुए, और उसके बाद वो लोग पहुंच जाएं पोलिंग बूथ पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या वो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो? बिल्कुल, देखिए, और इसमें ये भी कहा गया था कि 72 घंटे पहले आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई थी, और उसके बाद अगर काउंटिंग में जाते हैं, जो काउंटिंग में पार्टी की तरफ से जो एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं, जो काउंटिंग सेंटर में जाते हैं, उन सबको आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए, उनका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, और उसके बाद ही वो वहाँ पर जा पाएँ। हालाँकि कई राजनीतिक पार्टियों ने इसका स्वागत किया और कहा कि अच्छी पहल है, क्योंकि जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं देश में, दिल्ली की ही अगर बात करें तो दिल्ली में पिछले 5 दिनों से जो पॉजिटिविटी रेट है वो करीब 30% के ऊपर आ रही है। जो डेथ हो रही है पिछले 5 दिनों की ही अगर बात करें तो 300 से अधिक लोगों की यहाँ डेथ हो रही है। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अभी के जो हालात है वो कहीं ना कहीं बेकाबू होते जा रहे हैं, और ऐसे में इस तरह की गाइडलाइन जरूर जारी की गई ताकि अभी और इस चीज़ का फैलाव न हो और ये चीज़ संक्रमण आगे की तरफ। कोरोना के कहर को कैसे रोका जाए, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है इस वक्त, तब जबकि 5 राज्यों में वोटिंग हो रही है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, एक खास पैनल भी जुड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।